तो आइए इस वीडियो में हम कॉस्ट मिनिमाइजेशन के कुछ एग्जाम्पल्स को देखें। तो हमारा प्रॉब्लम सेम ही रहता है, ये है कि मिनिमाइज W1 x1 प्लस W2 x2, मिनिमाइज करना है x1 और x2 के सापेक्ष में, सच दैट f x1 x2 एक y से ज़्यादा। तो ये प्रॉब्लम हम देख चुके हैं, आपको पता है कि W1 एक यूनिट ऑफ x1 का प्राइस है, W2 एक यूनिट ऑफ दूसरे इनपुट का प्राइस है, और y यहाँ पे आउटपुट का लेवल है ना। तो ये हमें पता है। अब हम यहाँ एग्जाम्पल कैसे लेंगे कि हम f x1 x2 जो है ये इसका 3 एग्जाम्पल लेंगे। पहले में लेंगे कि f x1 x2 जो है वो आपका बराबर है मिनिमम ऑफ a x1 b x2। दूसरे में लेंगे कि ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये पहले वाले में आपका लियोंटिफ काइंड ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, दूसरे वाले में लीनियर टेक्नोलॉजी ले लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा ax1 प्लस bx2। और तीसरे वाले में हम कॉब डगलस लेंगे, x1 टू द पावर a, x2 टू द पावर b। इन ऑल 3 केसेस में a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो ये रिक्वायरमेंट है। हम ऐसा प्रॉब्लम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, हम कॉस्ट मिनिमाइजेशन की जगह एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन कर चुके हैं। तो पहले दो में अब हम कम समय लेंगे क्योंकि एक रिवीजन की तरह है, बट यहाँ पे जो कॉब डगलस का जो हमने फॉर्म लिया है वो पहले वाले से डिफरेंट है, तो इसको थोड़ा डिटेल में कर लेंगे। तो आइए सबसे पहला करते हैं कॉस्ट मिनिमाइजेशन जब हमारा प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो मिनिमम ऑफ ax1 bx2 है। तो इसको कैसे हम प्रोसीड करते हैं? हम प्रोसीड करते हैं कि पहले हम आइसो क्वांट ले लें, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे आपका x2 है, और ये जो हो गया ax1 इज इक्वल टू bx2, एक इमेजिनरी लाइन ले रहे हैं, और हमारा आइसो क्वांट कुछ ऐसा आएगा। और पहले ही हम आर्गुमेंट कर चुके हैं कि यहाँ पे ऑप्टिमल लेवल पे जब प्रोडक्शन हो रहा है तो हम इन बिंदुओं पे ऑपरेट करेंगे। इसका मतलब है कि ये जो रेखा है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, हमारा सारा ऑप्टिमल पॉइंट इस रेखा पे ही मिलता है। एक बार अगर आपको ये समझने में कठिनाई हो रही है तो एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन वाला वीडियो एक बार आप रिवाइज कर लें, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि एट ऑप्टिमल लेवल जो है सो ax1 इज इक्वल टू bx2, और चूंकि ये बराबर है, ये जो है मिनिमम ऑफ a हमें निकालना है यहाँ, मिनिमम ऑफ ax1 एंड bx2। अगर ax1 bx2 के बराबर हो जाए तो ये यहाँ पे ax1 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे हम bx2 भी लिख सकते हैं, तभी जब ये दोनों बराबर हों। तो ये बराबर है y का, सो हमें x1 निकल गया जो कि y बाई a है, x2 निकल गया y बाई b है। तो अब हमें मिनिमाइजेशन जो करना है, हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि कहाँ पे मिनिमाइजेशन करना है। हमारा ये x1 आ गया, ये हमारा x2 आ गया, और हमारा जो कॉस्ट है वो आ जाएगा W1 x1 प्लस W2 x2। सो W1 y बाई a प्लस W2 y बाई b, और ये बराबर हो जाएगा W1 बाई a W2 बाई b मल्टीप्लाइड बाई y। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि x1 जो है ना वो सिर्फ y का फंक्शन आ रहा है, x2 हमें y का फंक्शन आ रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे हमारे पैरामीटर्स W1 W2 और y ही है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये x1 स्टार जो है वो फंक्शन होगा W1 W2 एंड y के, और x2 स्टार भी जो है वो फंक्शन होगा W1 W2 y के। दोनों डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं, और इसीलिए कॉस्ट जो है ये भी एक फंक्शन हो, क्योंकि कॉस्ट क्या है W1 x1 प्लस W2 x2। ये x1 फंक्शन है W1 W2 y का, ये x2 फंक्शन है W1 W2 y का। यहाँ पे W1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ W2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देयरफॉर ये c भी जो होगा वो फंक्शन होगा W1 W2 y का।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि c जो फंक्शन है वो w1 w2 y का है। आप कह सकते हैं कि x1 तो यहाँ w1 एंड w2 पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो जब हम कह रहे हैं कि c फंक्शन है w1 और w2 का, तो ऐसा भी फंक्शन हो सकता है कि w1 टू द पावर 0, w2 टू द पावर 0 एंड सम फंक्शन ऑफ y। तो w1 टू द पावर 0 1 हो गया, w2 टू द पावर 0 हो गया, और ये बराबर हो गया gy के। तो यहाँ पे हम x के लिए हमने ये निकाला है, x के लिए और x2 के लिए निकाला है ना। तो ये जो है हमें x1 और x2 जस्ट y और y का ही सिर्फ हमें फंक्शन मिल रहा है। तो ये हो गया मिनिमाइज्ड कॉस्ट आपके लियोंटी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में। आइए अब देखते हैं दूसरा वाला प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे हमारा y जो है f(x1, x2) वो जो है ax1 प्लस bx2 है। तो अगर हम आइसो कॉस्ट लाइन निकालते हैं, तो आइसो कॉस्ट लाइन कैसे है, सम लागत लाइन जो है, रेखा है, वो है w1 x1 प्लस w2 x2 इज इक्वल टू c। तो एक ये स्ट्रेट लाइन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, हम पहले भी कर चुके हैं। ये कुछ ऐसा आएगा, है ना, यहाँ पे है x1, यहाँ पे है x2, और डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और हमारा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी एक स्ट्रेट लाइन है, इक्वल टू y जो है एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन स्लोप, यहाँ पे स्लोप ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पे स्लोप हमारा है -w1/w2 और यहाँ पे स्लोप है हमारा -a/b। तो रिलेटिव वैल्यू से हमें डिफरेंट स्लोप मिल सकता है। पहले भी हम देख चुके हैं कि हमारे पास 3 डिफरेंट कंडीशन हो सकते हैं। एक की हमारा कुछ प्रोडक्शन फंक्शन ऐसा दिखे, ये आइसो क्वांट हो गया, आइसो क्वांट, और ये जो हो गया आइसो कॉस्ट हो गया, है ना, ये समुत्पाद हो गया, ये सम लागत हो गया। तो एक पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है, मतलब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, मतलब ये तीन सारी पॉसिबिलिटी को इन 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जा सकता है ना। तो और भी हम कुछ बना लें आपका आइसो क्वांट। तो पहला वाला अगर ये केस है तो हमारा ऑप्टिमल बंडल यहाँ पे मिल रहा है, दूसरे वाले केस में ऑप्टिमल बंडल यहाँ पे मिल रहा है, और तीसरे वाले केस में पूरी रेखा पे जितने भी बिंदु हैं सब में हमें ऑप्टिमल बंडल मिल रहा है। तो मैं सीधे, कॉन्सेप्ट वही है, हमने एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन में किया हुआ है, तो मैं बड़ा क्विकली आपको इसके लिए सॉल्यूशन आपके लिए लिख दूं, आप इसको देखेंगे। यहाँ पे आपको आ जाएगा कॉस्ट मिनिमाइजेशन CW1 W2Y जो है, ये आपके लिए आ जाएगा मिनिमम ऑफ W1/A, W2/B, y। ये ग्राफ से भी समझ सकते हैं। एक आपको थोड़ा हिंट और दे दूं, ये कैसे निकाल रहे हैं हम, क्या है कि y का प्रोडक्शन सिर्फ x1 से भी किया जा सकता है, सिर्फ x2 से भी किया जा सकता है। अगर आपको एक यूनिट y का प्रोडक्शन सिर्फ इनपुट 1 से करना है तो 1/a यूनिट ऑफ इनपुट 1 लगेगा, और 1/a यूनिट ऑफ इनपुट 1 कितने में आएगा, ये W1/a में आएगा। और अगर आप y का प्रोडक्शन सिर्फ x2 से कर रहे हैं तो आपको 1/b यूनिट ऑफ x2 लगेगा, क्योंकि x1 वहाँ पे 0 हो गया तो ये 0 हो गया। और अगर सिर्फ x2 से कर रहे हैं तो एक यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए 1/b यूनिट ऑफ x2 लीजिएगा, तो b मल्टीप्लाइड बाई 1/b 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस्ट आपको W2/b आएगा। आप कौन सा वाला यूज करेंगे, दोनों में जो कम हो, है ना, दोनों में जो कम हो, मिनिमम ऑफ W1/A, W2/B ऐसा यूज करेंगे। लेकिन ये जो आपको आ रहा है वैल्यू, ये तो सिर्फ एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए है। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं y यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, तो y यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 1/a की बजाय y/a लगेगा। आप सिर्फ इनपुट 1 यूज कर रहे हैं तो, और सिर्फ इनपुट 2 यूज कर रहे हैं तो y/b लगेगा। तो यहाँ आपको y आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा,
और इसकी वजह से अंदर में भी ये वाई वाई आ जाएगा। चूंकि दोनों टर्म में वाई है तो आप वाई को बाहर निकाल सकते हैं, और यही मैंने यहाँ पे किया है। आ जाइए, अब तीसरा वाला प्रोडक्शन फंक्शन है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स वन कॉमा एक्स टू है, ये जो है x1 टू द पावर a है और x2 टू द पावर b है। अभी तक मैं आपको कोई भी चीज़ याद करने के लिए नहीं कह रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा मेमोराइज करने का ज़रूरत है, और वो है मार्जिनल प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट यूनिट, सीमांत उत्पाद पहले यूनिट के सापेक्ष में। ये जो है कैलकुलस से निकालना बड़ा आसान होता है, वहाँ पे मैं आपको याद करने के लिए नहीं कहता, लेकिन चूंकि हम कैलकुलस का यूज़ नहीं कर रहे हैं और ये ज़रूरी है, तो इसको हम याद कर लेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इनपुट 1 ये आएगा, और मार्जिनल प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इनपुट 2 जो है वो b x1 टू द पावर a x2 टू द पावर b माइनस 1 आएगा। अब हम फिर वैसे ही ग्राफिकल मेथड से प्रोसीड करते हैं। अभी तक आपने देखा कि पिछले दो एग्जाम्पल्स जो थे उसमें हमने टेंजेंसी क्राइटेरिया का यूज नहीं किया है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि टेंजेंसी क्राइटेरिया हम कब यूज करते हैं। टेंजेंसी क्राइटेरिया यूज करने के लिए दो चीज बड़ा ही ध्यान देने योग्य है, और ये मैं रिपीट कर रहा हूँ। ऐसी ही बात हम जब एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन कर रहे थे या यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन कर रहे थे तो मैथमेटिकली बड़ा ही सिमिलर थिंग हमारे पास था। हमारा कहना था कि वहाँ पे जब हम दोनों में अगर x1 स्टार भी जीरो नहीं है और x2 स्टार भी जीरो नहीं है तो एक कंडीशन ये हो गया जहाँ जो होना चाहिए, तब हम टेंजेंसी क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन जो है इंटरनल पॉइंट पे, आंतरिक पॉइंट पे आना चाहिए, बाउंड्री पे नहीं आना चाहिए, ये एक बहुत जरूरी है। और दूसरा हमारा था कि जो भी हम मार्जिनल निकाल रहे हैं वहाँ पे, मार्जिनल या तो यूटिलिटी निकाल रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हैं, ये जो है उसमें अचानक से परिवर्तन नहीं आना चाहिए, अचानक से परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो पहले हम कॉब डगलस करें उससे पहले पुराने दो एग्जाम्पल्स जो हमने लिए हैं उसमें क्राइटेरिया और 1 और 2 की वजह से परिवर्तन देख ले। इसमें देखें क्या होता है, यहाँ पे मार्जिनल उत्पाद यहाँ पे क्या है, 0 है, और यहाँ पे सडनली चेंज आ जा रहा है। ठीक है, तो ये वो प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम इस वाले केस में है कि या तो यहाँ सॉल्यूशन आ रहा है या तो यहाँ पे अगर सॉल्यूशन आ रहा है तो इनपुट 1 0 है, अगर यहाँ पे सॉल्यूशन आ रहा है तो इनपुट 2 0 है, तो जिसकी वजह से हम लोग टेंजेंसी क्राइटेरिया का यूज नहीं कर सकते। ये कॉब डगलस में बड़ा ही सहूलियत है कि हम टेंजेंसी क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। हम ग्राफ के माध्यम से देख लें कि हमारा आइसो क्वांट जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा है ना, ये वैसा दिख रहा है y, और हमारा जो है आइसो कॉस्ट लाइन कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा हमारा आइसो कॉस्ट लाइन दिखेगा। ये है आइसो क्वांट समुत्पाद, और ये सब जो है इधर कॉस्ट ऐसे बढ़ रहा है, ये सब आइसो कॉस्ट लाइन है। ये हो गया x1, ये हो गया x2। सो यहाँ पे दोनों क्राइटेरिया मीट कर रहा है। आंतरिक हम यहाँ पे अगर हमारा टेंजेंसी यहाँ पे आ रहा है तो अगर ऑप्टिमल यहाँ पे है तो x1 और x2 दोनों पॉजिटिव है, और इस ग्राफ पे कहीं पर भी जो है ना मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अचानक से चेंज नहीं हो रहा है, तो दोनों क्राइटेरिया मिल रहा है। तो हम टेंजेंसी क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, और हमने क्या निकाला था टेंजेंसी क्राइटेरिया में, ऑप्टिमैलिटी के लिए mp1 डिवाइडेड बाई w1 इज इक्वल टू mp2 डिवाइडेड बाई w2, ये हमने निकाला था। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, इसको हम अगर रीराइट कर दें तो हमें मिल जाएगा w1 बाई w2 इज इक्वल टू a x1 टू द पावर a माइनस 1 x2 टू द पावर b डिवाइडेड बाई b x1 टू द पावर a x2 टू द पावर b माइनस 1।
और यहाँ से हमें मिल जाएगा W1 बाई W2 इज इक्वल टू A बाई B, यहाँ पे मिलेगा x2, यहाँ पे मिलेगा x1, और यहाँ से हम x1 निकाल सकते हैं x2 के फॉर्म में, वो आ जाएगा A बाई B W2 बाई W1, और यहाँ पे आ जाएगा x2। अब हमारा कंडीशन क्या है कि fx1 x2 जो है y या y से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम y या y से बड़ा चाहते हैं तो इधर आ जाएं तो और ज़्यादा हमें खर्च होगा, चूँकि y भी अलाउ है प्रोड्यूस करना और दोनों इनपुट महंगे हैं। तो यहाँ से हम इसको चेंज करके सिर्फ इसको इक्वल टू ही कर सकते हैं। क्यों हम ज़्यादा प्रोड्यूस करें, हमें कॉस्ट मिनिमाइज करना है और हम इतना कर लें तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x1 टू द पावर a x2 टू द पावर b इज इक्वल टू y। x1 टू द पावर a हो गया a बाई b, सॉरी x1 टू द पावर a की जगह x1 की जगह ये जो x1 की जगह ये वाला फॉर्मूलेशन यूज़ कर ले तो ये हो जाएगा W1 x2 होल थिंग टू द पावर a x2 टू द पावर b इज इक्वल टू y। इसको हम लोग सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू y टू द पावर 1 बाई a प्लस b, b बाई a डिवाइडेड बाई a प्लस b, एंड यहाँ मिल जाएगा W1 बाई W2 a प्लस b। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा x2 के लिए। जब x2 के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा तो हमारे पास x1 जो है वो x2 के फॉर्मूला, क्योंकि हमें x2 प्राप्त हो गया और हमें पता है x1 एज अ फंक्शन ऑफ x2, तो हम लोग x1 भी निकाल सकते हैं जो आएगा y टू द पावर 1 बाई a प्लस b, a टू द पावर b, b ये एंड W2 बाई W1 b डिवाइडेड बाई a प्लस b, ये आ जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि x2 जो है ये किस चीज़ का फंक्शन है, x2 जो फंक्शन है W1 का, W2 का और y का, और उसी तरह से x1 जो फंक्शन है वो भी W1, W2 और y का फंक्शन है। तो यहाँ से हमें कॉस्ट मिल जाएगा, और ये कोई भी कॉस्ट नहीं होगा, ये ऑप्टिमल कॉस्ट होगा, और चूंकि ऑप्टिमल कॉस्ट होगा तो इसको हम लोग कॉस्ट फंक्शन कहेंगे। ये मिल जाएगा W1 x1 प्लस W2 x2। चूंकि C जो है सो W1 और x1 एंड W2 और x2 का फंक्शन है, जहाँ x1 जो है W1, W2 और y का फंक्शन है, x2 भी जो है W1, W2, y का फंक्शन है। तो ये होल थिंग जो हो जाएगा W1, W2 और y का फंक्शन हो जाएगा। और जब इसको हम लिखेंगे तो हमें ये मिलेगा a बाई b, इसको हमने लिख रखा है पहले से, b a प्लस b प्लस b बाई a, ये हो गया एक कांस्टेंट, क्योंकि a और b पहले से दिया हुआ है तो ये हो गया एक कांस्टेंट। उसके बाद हमें मिलेगा W1 टू द पावर a डिवाइडेड बाई a प्लस b, W2 टू द पावर b डिवाइडेड बाई a प्लस b, y डिवाइड टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई a प्लस b। तो ये हमारा कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन तीनों प्रॉब्लम्स को आप अपने से एक बार दो बार सॉल्व करने का प्रयास करें। समझने के लिए प्रयास करना, अभ्यास करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।